नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ आलोचना विधा। जैसा कि इससे पहले क्लास में भी हमने आलोचनाएं देखी थी। शुक्लोत्तर युग में इस समय हम चल रहे हैं और आज जो हम आलोचक देखेंगे वो देखेंगे मार्क्सवादी आलोचक। ठीक है, जैसा कि विभाजन आप काव्य के आधार पर ही कर सकते हैं, क्योंकि काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं वही आगे आगे उसी जो एक टाइम पीरियड रहता है, जो समय है वो सभी का निर्धारित है। अब जैसे क्या कहते हैं, छायावादोत्तर युग में जो आपको प्रगतिवादी जो कविताएं आपने पढ़ी थी उसमें जो मार्क्सवाद था, वही यहाँ पे आलोचना के क्षेत्र में भी आपको मार्क्सवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्क्सवादी आलोचक हैं जितने आज की क्लास में पढ़े जाएंगे उतने अभी की क्लास में पढ़ेंगे, वरना फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और सूचना ये है कि जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे डीएस एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है, बहुत कॉस्टली नहीं है, मात्र 15 रुपये में आपको एक टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, यानी कि 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है 6250 प्रश्न है। संपूर्ण जो आपका पाठ्यक्रम होता है टीजीटी पीजीटी। अब जैसे बिहार वाले हैं टीजीटी पीजीटी वाले, उत्तराखंड वाले हैं एलटी ग्रेड और पीजीटी वाले, तो वो भी आपने समय के मतलब इन टेस्ट पेपरों को ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। क्यों? मात्र 15 प्रश्न जो है वो यूपी और उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए रखे जाने हैं, संस्कृत साहित्य के और संस्कृत व्याकरण के। बाकी के जो 110 प्रश्न हैं वो आपके हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान इसी से संबंधित हैं, रस छंद अलंकार व्याकरण इससे संबंधित हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपको लगे उचित आप कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसी पे कॉल कीजिएगा। शाम को 7 से रात्रि 9 बजे के बीच में हमसे बात होगी, बाकी के समय में आपकी हमसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के आलोचकों में भी, मार्क्सवादी आलोचकों में भी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। तो बहुत चर्चित आलोचक हैं। तो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक इस समय हम पढ़ेंगे। तो पहले बात कर ले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा जी का जो समय है 1912 से 2000 के बीच में ठहरता है। ये प्रगतिवादी समीक्षा के एक प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, इनकी आलोचना पद्धति पर किसका प्रभाव है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का प्रभाव इनकी आलोचना पर है। किसकी? रामविलास शर्मा जी की। इनकी 1941 में इन्होंने एक आलोचना में प्रकाशित प्रेमचंद, इनकी जो सबसे पहली आलोचना है वो किस नाम से है? प्रेमचंद नाम से इनकी पहली आलोचनात्मक कृति है। महत्वपूर्ण पे टिक कर लेते हैं कौन कौन सी इनकी जो आलोचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर पे बात करें प्रेमचंद 1941 की। भारतेंदु युग 1943 आप पढ़े रहिएगा। निराला 46 पढ़े रहिएगा 1946। प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा आपकी 1949 की महत्वपूर्ण है। साहित्य और संस्कृति ये भी 1949 की महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ये भी महत्वपूर्ण है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 की परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील साहित्य की समीक्षाएं आप जितना स्टार देना चाहें इसको दे सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पढ़े रहिएगा आप। आस्था और सौंदर्य थोड़ी सी महत्वपूर्ण है 1961 का। भाषा और समाज 1961 की आलोचना महत्वपूर्ण है। भारत की भाषा समस्याएं, इसमें भाषा की जो समस्याएं हैं, भाषा और समाज 1961, और भारत की भाषा समस्याएं, अनेक प्रांतों में जो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, 1965 की जो ये रचना है भारत की भाषा समस्या, इसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। भाषा संबंधी इनकी ये 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाषा और समाज तो कई बार प्रश्न बन चुका है, और भारत की भाषा समस्या 1965 की ये भी महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 महत्वपूर्ण है। नई कविता और अस्तित्ववाद आप पढ़े रहिएगा। परंपरा का मूल्यांकन 1981 महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984। हिंदी जाति का साहित्य पढ़े रहिएगा। भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 पढ़े रहिएगा। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 1999 पढ़े रहिएगा। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 महत्वपूर्ण है, और विशेषता है कि इन्होंने समालोचक पत्र का भी संपादन किया था। ठीक है, तब आप इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखते हैं अगले जो आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी को। चलिए,
जितना महत्वपूर्ण है परीक्षोपयोगी दृष्टि से उतना हम आपको बताएंगे, क्योंकि आलोचना के अंदर किस तरह की आलोचनाएं की हैं वो सब यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, वो हायर एजुकेशन में पहुँच जाता है, यानी कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से अगर रचनाओं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा नहीं है कि सारे समीक्षात्मक प्रश्न ही बनेंगे, सरल प्रश्न भी बनते हैं, बशर्ते हम उस तरह ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे डॉक्टर नामवर सिंह की। डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें तो हिंदी के इनकी जो पहले आलोचनाएं देख लेते हैं। पहली आलोचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, अपभ्रंश का योग 1952। दूसरे नंबर पे है छायावाद 1955, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छायावाद को समझना है तो छायावाद 1955 की आप नामवर सिंह की जो पुस्तक है समीक्षात्मक पढ़ लीजिएगा। इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना की बात करें तो 1957 की है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां यदि बात करें तो 1962। कहानी नई कहानी 1965, कहानी नई कहानी, और ये वही समीक्षात्मक कृति है जिसमें इन्होंने परिंदे कहानी संग्रह को नई कहानी संग्रह माना है, 1965। छठे नंबर पे बात करें तो कविता के नए प्रतिमान 1968, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान जरा कमेंट कीजिएगा किसकी रचना है, 1968। अभी आपने पढ़ी नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज 7वें नंबर पे है, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज की यदि बात करें तो 1982 की है, और इसमें इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को महत्व ज़्यादा दिया है। वाद विवाद संवाद 8वें नंबर पे है, वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद की यदि बात करें तो 1989 की है। 9वें नंबर पे है, आलोचक के मुख से 2005, आलोचक के मुख से 2005 की इनकी आलोचना है। मार्क्सवादी आलोचक हैं और इन्होंने जो शोध कार्य किया था, शोध कार्य जो था इनका, शोध कार्य जो इन्होंने किया था पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर इनका शोध ग्रंथ था। ठीक है, जो इनकी रचना है छायावाद 1955 की। तो छायावाद में इन्होंने छायावादी कविता में निहित, छायावादी कविता में निहित सामाजिकता का उद्घाटन किया है, निहित सामाजिकता का उद्घाटन किया है। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान में मुक्तिबोध को केंद्र में रखा है, मुक्तिबोध को केंद्र में रखा है। ठीक है, और दूसरी परंपरा की खोज में आप जान ही चुके हैं कि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखा है। इन्होंने लिखा है कि निराला का व्यक्तिगत संघर्ष, ये डॉक्टर नामवर सिंह की कोटेशन है, उनके युग का संघर्ष रहा है, उनके युग का
संघर्ष रहा है। नामवर सिंह जी का ये कथन है आपके उन्हीं के संबंध में। बात कर लेते हैं आगे प्रकाश चंद्र गुप्त। अगले आलोचक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त की यदि बात करें तो समय है 1908 से 1970 इनका समय ठहरता है। नया हिंदी साहित्य 1941, नया हिंदी साहित्य 1941। दूसरे नंबर पे है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि। समय की बात करें तो 1955। नया हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953। फोर्थ नंबर पे बात करें तो साहित्य धारा 1955, साहित्य धारा 1955। आज का हिंदी साहित्य 5वें नंबर पे है। आज का हिंदी साहित्य 1966 है। 6 नंबर पे है प्रेमचंद 1969, 1969। और इनका जो प्रेमचंद है ये अंग्रेजी साहित्य में ये अंग्रेजी में लिखा गया था और अंग्रेजी में ही इसको पुरस्कार मिला। उसके बाद में ये हिंदी अनुवादित हो गया था। ठीक है। और आपकी बात करें तो नया हिंदी साहित्य एक भूमिका, नया हिंदी साहित्य एक भूमिका, नया हिंदी साहित्य एक भूमिका, ये पूरा नाम था इस रचना का। में इन्होंने यानी कि प्रकाश चंद्र गुप्त ने प्रसाद पंत, महादेवी, दिनकर, बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन है, डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं है यहाँ पे, नरेंद्र शर्मा का मूल्यांकन किया है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं। बात कर लें डॉक्टर नामवर सिंह जी की। डॉक्टर नामवर सिंह जी की बात करें तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 बहुत महत्वपूर्ण इनकी आलोचनात्मक कृति है। ठीक है। छायावाद, अगर आपको छायावाद को विस्तृत पढ़ना है तो 1955 की आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतिहास और आलोचना पढ़े रहिएगा 1957 का। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 का महत्वपूर्ण है। कहानी, नई कहानी 1965 परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है 1965 का। कविता के नए प्रतिमान 1968, कविता के नए प्रतिमान 1968। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने मुक्तिबोध को केंद्र में रखा है। दूसरी परंपरा की खोज 1982, ये इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को आधार बना के लिखा है। वाद विवाद संवाद परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आलोचक के मुख से 2005 और भी महत्वपूर्ण है। शोध कार्य की बात करें तो पृथ्वीराज राष्ट्रों की भाषा पर इन्होंने शोध कार्य किया था डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। छायावाद में इन्होंने छायावाद जो रचना है इसमें इन्होंने छायावादी कविता में निहित जो सामाजिकता है उसको इन्होंने चित्रित किया। इसीलिए कहते हैं कि छायावाद को अगर विस्तृत उसके फलक को समझना है, विशेषताओं को समझना है, कौन कौन सी प्रवृत्तियां छायावाद में थीं, कौन सी नहीं थीं, या किस रचना को आलोचक ने क्या कहा है, तो ये सब आप इसी पुस्तक से जान पाएंगे।
कविता के नए प्रतिमान की बात करें तो इसमें इन्होंने मुक्तिबोध को केंद्र में रखा है और इन्होंने एक रचना में कहा है कि निराला का व्यक्तिगत संघर्ष उनके युग का संघर्ष रहा है। और ये किसमें कहा होगा? तो छायावाद में। ठीक है, ये कथन नामवर सिंह जी का है निराला जी के संबंध में। प्रकाश चंद्र गुप्त की यदि बात करें तो नया हिंदी साहित्य एक भूमिका, नया हिंदी साहित्य एक भूमिका आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, 1941 की महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955 पढ़े रहिएगा। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। साहित्य धारा पढ़े रहिएगा। आज का हिंदी साहित्य 1966 और प्रेमचंद 1969 में प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी लिखा है और प्रेमचंद करके आपके 1941 में ही आपके रामविलास शर्मा जी ने भी लिखी है। और प्रेमचंद करके एक आलोचना हम और पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से नाम से संबंधित, अब देखिए 3 नामों से, प्रेमचंद नाम से किसने लिखी है? रामविलास शर्मा ने। प्रेमचंद नाम से किसने लिखी है? प्रकाश चंद्र गुप्त ने। प्रेमचंद नाम से आपने इससे पहली क्लास में एक और देखा था। तो आप देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रेमचंद की आलोचना प्रेमचंद नाम से नहीं की है? 3 लेखक आपको ये रखे मिलेंगे और हो सकता है कोई एक और आलोचक दूसरा रखा मिले, जिसने हो सकता है प्रेमचंद एक दृष्टि या प्रेमचंद युग इस तरीके से जो रचना की हो। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और नया हिंदी साहित्य एक भूमिका, इस रचना में प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा का मूल्यांकन किया है, यानी कि इन सभी की समीक्षात्मक मूल्यांकन किया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक आलोचक और हैं शिवदान सिंह चौहान, उनको पढ़ते हैं, उसके बाद में देखेंगे 1-2 आलोचक यदि बचेंगे तो उनको देखा जाएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब 3 से 4 क्लासों में हम अपने जो ये आलोचक हैं इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम प्रवेश करेंगे आपके गद्य विधाओं में। ठीक है, आप बस बने रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ भी बच रहा है। लेकिन हाँ, आलोचना जो है ये पीजीटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टीजीटी के लिए कम महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा आप खुद में भी ध्यान रखिएगा। शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो 1918 से 2000 आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक। ये आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक संस्थापक थे। इन्होंने हंस का भी संपादन किया था। ठीक है, आलोचनाओं में बात कर लें। प्रगतिवाद 1964। दूसरे नंबर पे है साहित्य की परख 1946, महत्वपूर्ण है। साहित्य की परख, देखिए जहाँ पे 7-8 आलोचनाएं होती हैं वहाँ पे तो आपको रचनाएं याद करनी ही है। 1946। तीसरे नंबर पे है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में है। आगे बात कर लेते हैं साहित्य अनुशीलन 1955। साहित्य अनुशीलन 1955। 5वें नंबर पे बात करें तो आलोचना के मान 1958। आलोचना के मान 1958। 6ठे नंबर पे बात करें तो साहित्य की समस्याएं
साहित्य की समस्याएं, साहित्य की समस्याएं की बात करें तो 1958 का है। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999, ये प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम ने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, फिर आलोचक माने जाते हैं। मैं थोड़ा समय के अनुसार लेके चल रही थी, ठीक है। इनकी प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, इनकी प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी को विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी और इसे प्रथम मार्क्सवादी आलोचना स्वीकार किया गया। इन्होंने निराला की तुलना में सोहनलाल द्विवेदी को श्रेष्ठतर कवि घोषित किया है। रामचंद्र शुक्ल को इन्होंने शास्त्रीय एवं ठर्रेवादी आलोचक कहा है, ठीक है। इसी के साथ में एक और लिख लीजिए, इन्होंने भारतेंदु को पुष्किन के समकक्ष रखा है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए शिवदान सिंह चौहान जी के। फिर आगे दो और आलोचक हैं, प्रयास करते हैं उनको भी यहीं पे कंप्लीट कर लें। शिवदान सिंह चौहान जी की बात कर रहे थे। शिवदान सिंह चौहान में इनका समय 1918 से 2000 बैठता है। आलोचना पत्रिका के, ये जो त्रैमासिक पत्रिका थी उसके संपादक हैं और इन्होंने हंस पत्रिका का भी संपादन किया था। प्रगतिवाद 1964 महत्वपूर्ण रचना है। साहित्य की परख 1946 महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955 का पढ़े रहिएगा। आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। ये इनकी सारी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं। ये प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, इसीलिए इनकी सभी जो आलोचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। बात कर ले इनकी प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी और इसे प्रथम मार्क्सवादी आलोचना स्वीकार किया गया था, यानी कि समीक्षा स्वीकार किया गया था। इन्होंने निराला की तुलना किससे की है? सोहनलाल द्विवेदी से। प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से किस आलोचक ने निराला की तुलना सोहनलाल द्विवेदी से की है?
ठीक है। या निराला की तुलना सोहनलाल द्विवेदी से करने वाले आलोचक हैं तो शिवदान सिंह चौहान। और किसको श्रेष्ठ बताया है? सोहनलाल द्विवेदी को। रामचंद्र शुक्ल को इन्होंने यानी कि शिवदान सिंह चौहान ने शास्त्रीय एवं ठर्रेवादी आलोचक कहा है। पराकाष्ठा परक आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी को किस आलोचक ने शास्त्रीय एवं ठर्रेवादी आलोचक कहा? या सीधा सीधा पूछ लेगा, ठर्रेवादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी को। किसने कहा है? शिवदान सिंह चौहान ने। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बात करें, इन्होंने भारतेंदु जी को भी क्या कहा है? पुष्किन के समकक्ष इन्होंने रखा है। ठीक है। और रामविलास शर्मा के विषय में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं कहा है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में एक दो आलोचक हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद में क्लास कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में फिर और देखेंगे। चलिए देखिए, आप इस पे ध्यान कम देके बोर्ड पे आप वो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। चलिए, छोटे छोटे दो आलोचक हैं और उनकी आलोचनाएं ही हमें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा उनको हमें नहीं पढ़ना है। विद्वान आपको बनना नहीं है, परीक्षा ही आपको पास करनी है। इसके बाद में आप विद्वान बनते रहिएगा और अपने जो आपके क्लास के बच्चे रहेंगे उनको आप बनाते रहिएगा। 1917 से 1964 इनका समय ठहरता है। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। समय की बात करें 1961। दूसरे नंबर पे बात कर लें तो भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति। एक साहित्यिक की डायरी 1964, एक साहित्यिक की डायरी 1964। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। समय की यदि बात करें तो 1971 का है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये इनकी निबंधात्मक है, इसको रहने दीजिए। समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं 1982 का है। आगे बात कर लेते हैं, अगले आलोचक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन जी की यदि बात करें तो 1918 से इनका समय ठहरता है, 2005 तक ये जीवित रहे थे। ठीक है। अधूरे साक्षात्कार, सीधे आलोचना पे बात कर लेते हैं। अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार 1966 का है। दूसरा है रंग दर्शन, रंग दर्शन की यदि बात करें तो 1967। बदलते परिप्रेक्ष्य, तीसरी आलोचना है, बदलते परिप्रेक्ष्य, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968। फोर्थ नंबर पे है भारतीय नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा की बात करें तो 1989। पांचवें नंबर पे है जनांतिक, ये है 1981 का। दृश्य अदृश्य, दृश्य अदृश्य 1993 का है। सातवें नंबर की आलोचना पे बात करें तो रंग परंपरा 1996 की है। और आठवें नंबर पे जो इनकी आलोचना है वो रहेगी रंग कर्म की भाषा, रंग कर्म की भाषा, और इसका जो समय ठहरेगा 1996। 9वें नंबर की इनकी आलोचना है तीसरा पाठ, तीसरा पाठ 1998। एक इन्होंने रचना लिखी थी डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ में, वो है काव्य में उदात्त, काव्य में उदात्त तत्व। और ये सहलेखन, सहलेखन में इनके साथ में कौन थे तो डॉक्टर नगेंद्र,
ठीक है, प्रश्न बन सकता है क्योंकि उपन्यास भी लिखे गए हैं, इसीलिए आलोचना से प्रश्न बन सकता है सहलेखन में। और इन्होंने एक संपादन किया है इन्होंने पाया पत्र तुम्हारा, और ये मुक्तिबोध से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मुक्तिबोध से संबंधित है, पाया पत्र तुम्हारा, ठीक है। और नटरंग पत्रिका थी, नटरंग पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था, नटरंग पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, ये रही आपकी आलोचना, यहाँ तक आपकी आलोचना कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगले आलोचकों के साथ में अगली क्लास में मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध 1917 में जन्म हुआ, 1964 में इनका निधन हुआ। काव्य में हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आलोचना में तो सिर्फ आलोचनाएं ही हमें इन्हें पढ़नी है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न बनता है भारत इतिहास और संस्कृति, पढ़े रहिएगा। एक साहित्यिक की डायरी, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, और ये तो नेट में और नेट में भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 महत्वपूर्ण है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, समीक्षा की समस्याएं 1982, आप पढ़े रहिएगा क्योंकि इसमें समीक्षा करते हुए जो समस्याएं आती हैं उनका चित्रण इन्होंने इसमें किया है। नेमी चंद्र जैन की बात करें तो 1918 से 2005 इनका समय ठहरता है। अधूरे साक्षात्कार 1966 परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रंग दर्शन 1967 महत्वपूर्ण है। बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, भारतीय नाट्य परंपरा 1989 पढ़े रहिएगा। जनांतिक 1981 महत्वपूर्ण है। दृश्य आदृश्य 1993 पढ़े रहिएगा। रंग परंपरा 1996 पढ़े रहिएगा। रंग कर्म की भाषा 1996 पढ़े रहिएगा। तीसरा पाठ 1998 परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काव्य में उदात्त तत्व, ये जो रचना है ये इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र के साथ में मिलकर लिखी है। संपादन में बात करें तो पाया पत्र तुम्हारा, इसका इन्होंने संपादन किया है, और ये किससे संबंधित है? मुक्तिबोध से। नटरंग पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, टेस्ट के लिए यदि आप कॉल करेंगे तो 9568802463 पे आप कॉल करेंगे, या अन्य जानकारी के लिए बैच से संबंधित या कुछ भी, तब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। इसी के साथ में यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तब आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे TCT PGT डेमो टेस्ट पेपर, तो फिर इधर से आपको डेमो टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। आपको लगता है कि हमें टेस्ट पेपर लेना है तब आप टेस्ट पेपर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट पेपर की यदि हम बात करें तो जो टेस्ट पेपर है वो आपको मात्र 750 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है। 6250 प्रश्न उसमें संग्रहित हैं। प्रति टेस्ट पेपर की यदि बात करें तो प्रति टेस्ट की यदि बात करेंगे तो आपको 15 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। ये जो टेस्ट पेपर है आपको सप्ताह में 2 हैं, सप्ताह में 2 टेस्ट आपको दिए जाते हैं, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विशेषता यह है कि सुबह आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम को आपको उत्तर कुंजी दी जाती है। पहले आप खुद से अपना मूल्यांकन कीजिए, स्वयं मूल्यांकन, उसके बाद में फिर आपका स्कोर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना रहता है, जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप आपके टेस्ट पेपर का बना हुआ है उसमें, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है, ऐसा मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रैक्टिस सेट से उठा के या कहीं से भी यूं ही सरल प्रश्न आपको रख दिए हों, नहीं। सरल प्रश्नों के साथ में कठिन भी है, मीडियम भी है, यानी कि जो परीक्षा आयोग पेपर बनाता है उसी के अनुसार आपका टेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। बहुत मेहनत की जाती है एक प्रश्न के एक पेपर के टेस्ट पेपर के एक प्रश्न को रखने में, और प्रश्न तो जो रखे जाते हैं, प्रश्न के जो विकल्प 4 रखे जाते हैं उनको रखने में भी मेहनत की जाती है, क्योंकि आप भ्रमित हो, आप विकल्प गलत करें और ये जो आपकी त्रुटियां हैं ये आपका ये निराकरण हो, ठीक है, ताकि आप परीक्षा में पहली बार बैठे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। तो जो भी कैंडिडेट किसी अन्य समस्या के लिए भी यदि कॉल करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉल करेंगे। हमसे यदि आपको बात करनी है टेस्ट पेपर से तो संबंधित आप छोड़ ही दीजिए, यदि आप शोधार्थी हैं, शोध करना चाहते हैं, JRF आप हैं या नेट हैं, आप शोध करना चाहते हैं, शोध से संबंधित विषय या किसी भी अन्य जानकारी के लिए हिंदी विषय से संबंधित आप हमसे यदि बात करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में।
आपकी हमसे बात हो सकती है। इससे पहले या इसके बाद आप बात करेंगे तो आपकी हमसे बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉल करें, या डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें। TCT PGT डेमो टेस्ट पेपर आपको लिखना होगा, अपना नाम, आप किस राज्य से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस राज्य के, ये भी आपको अंकित करना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए आलोचकों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।